रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा जो विषय है वो हमारा जो लास्ट वीक सेमिनार रहा था 20 अगस्त को, रोग पिशक जितीय विमान, उसके अनुबंध में ये हमारा विषय है, जिससे हमें विमान स्थान के अनुबंध में जानकारी प्राप्त हो। तो ये जो विमान स्थान है यह मुख्य रूप से सूत्र स्थान के साथ संकलित स्थान है। हमने सेमिनार में बात की थी उस तरह से जो सूत्र स्थान है वो हमारा चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत अथवा तो चिकित्सानो मूलभूत सिद्धांत सूत्रित और पूर्व स्थान है। निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि यह सभी प्रायोगिक स्थानों के अंतर्गत आते हैं, जिसका संकलन सूत्र स्थान के साथ और सूत्र स्थान के अध्यय और चतुष्कों के साथ होता है। सूत्र स्थान के अंतर जो औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान और द्रव्य संग्रह बताया गया है, उस औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान और द्रव्य संग्रह के साथ निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि स्थान जुड़ते हैं। यानी कि चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत के साथ प्रायोगिक सिद्धांतों का संकलनात्मक अध्ययन हमें निदान और चिकित्सा में सरलता प्रदान करता है। तो विमान स्थान प्रायोगिक स्थान है, सूत्र स्थान से जुड़ा हुआ स्थान है, और जिसका उद्देश्य क्या है? तो प्रायोगिक स्थानों का मुख्य उद्देश्य रहता है विशिष्ट दृष्टि प्रदान करना। यानी कि आपको रोग निदान और चिकित्सा में निश्चितीकरण को प्राप्त करना, यह हमारे विमान स्थान के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि विमान स्थान सूत्र स्थान, निदान स्थान के पश्चात अनुक्रम से आने वाला विमान स्थान रस, द्रव्य, दोष, भेषज, देश, काल, बल आदि का विशिष्ट मान यानी कि विशिष्ट ज्ञान है कि जिसके द्वारा हम धातु सामीकरण प्रक्रिया योग्य रूप से और निश्चित स्वरूप से कर पाते हैं। यानी कि विकृतीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले अग्नि, सामता, दोष और दूष्य के जवाबदार, यानी कि उसकी विकृतीकरण के हेतु जवाबदार रस, दोष, द्रव्य आदि का जो निश्चितीकरण ज्ञान आपको उपार्जित करके देगा वो विमान स्थान है। यानी कि विमान स्थान हमको रोग निदान और चिकित्सा में दृष्टि प्रदान करता है और निश्चितीकरण की ओर हमें आगे बढ़ाता है। तो विमान स्थान के 8 अध्याय कौन कौन से? रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदो ध्वंसीय विमान, रोगानिक विमान, स्रोतो विमान, પછી रोगानिक विमान, स्रोतो विमान, પછી त्रिविध रोग विशेष विमान, व्याधित रूपीय विमान और अंतिम 8वां अध्याय रोग विशक जितीय विमान। यानी कि ये जो विकृतीकरण प्रक्रिया जो सूत्र स्थान से चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत से शुरू होती है, वो अग्नि, सामता, दोष, दूष्य की ये जो विकृतीकरण प्रक्रिया है वो जब आगे बढ़े तब उसमें रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदो ध्वंसीय विमान, स्रोतो विमान, व्याधित रूपीय विमान की जो दुष्टीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इसका जो रोल है, इसका जो इसके अधिकार क्षेत्र आता है, उसको ज्ञात करने हेतु विमान स्थान के 8 अध्याय बताए गए। विमान स्थान में लिखा है कि धातु साम्यार्थ विमान, यानी धातु सामीकरण उपार्जित करने हेतु विमान स्थान का उपयोग होता है। विमान स्थान में लिखा है धातु साम्यार्थ विमान। दूसरा इसका दृष्टिकोण आता है कि विमान स्थान में 8 अध्याय ही क्यों दिए गए हैं? विमान स्थान के 8 अध्याय अष्टधा प्रकृति को आवरण रूप होने वाले षोडश विकार
को निरावृत करने हेतु 8 अध्याय बताए गए। विमान स्थान का मुख्य प्रयोजन है अष्टधा प्रकृति को निरावृत करना। अष्टधा प्रकृति को होने वाले 16 विकारों के आवरण को तोड़ना, यह विमान स्थान के 8 अध्याय का मुख्य प्रयोजन। यदि आपके पास रोगी पुरुष आ रहा है और रोगी पुरुष में आप विमान स्थान यानी कि ये जो सूत्र स्थान के साथ संकलित प्रायोगिक स्थान है, उसके अधिकार क्षेत्र में रस, त्रिविध कुक्षीय, सोतो विमानीय, जनपदो ध्वंसीय विमान, व्याधि तृपीय, रोग पिशक जितीय विमान के अनुरूप यदि आप सारवार शुरू करते हो रोगी में, तो उससे मुख्य रूप से अष्टधा प्रकृति को होने वाला 16 विकार का आवरण टूटेगा। विमान स्थान स्पष्ट है, 16 विकारों को अष्टधा प्रकृति में आवृत होने नहीं देता। चिकित्सित स्थान दोष, दुष्य, समूर्छना जनित व्याधित स्थिति में अभी क्या उपचार हमें करना चाहिए, उसके चिकित्सा सूत्र चिकित्सित स्थान में बताए गए। लेकिन विमान स्थान में अष्टधा प्रकृति को निरावृत करने हेतु कौन कौन सी योजना या चिकित्सा का अनुबंध सोचना चाहिए, उसका विमान स्थान के 8 अध्याय में निरूपण, यानी अष्टधा प्रकृति को निरावृत करता है। हमारा सेमिनार का विषय है रोग विषक जितीय विमान। ये मुख्य रूप से रोग विषक जितीय विमान, रोग विषक और जितीय, ये 3 शब्दों की निरुक्ति से बना हुआ, यानी कि इसके योजन से बना हुआ इसका जो अध्याय का नाम है। यानी रोग यानी धातु वैषम्यीकरण प्रक्रिया, धातु वैषम्यीकरण प्रक्रिया यानी रोग, विषग यानी धातु साम्यीकरण प्रक्रिया, और जितीय यानी कि रोग और विषग को ज्ञात करने वाला वैद्य जब अष्टधा प्रकृति को निरावृत कर देता है विमान स्थान के रोग विषक जितीय विमान के प्रयोजन से, तब जितीय स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जितीय स्थिति अष्टधा प्रकृति को 16 विकारों का आवरण तोड़ना, जिससे जो बलवर्ण सुखायुष धारी जीवित नित्यक्ष अनुबंध आयु की स्थिति उत्पन्न होती है, यह जितीय स्थिति ज्ञात हमें करवाती है। तो सूत्रस्थान के निदान, सूत्रस्थान निदान के बाद धातु साम्यक विमान का व्याख्यान है। तो उसमें यदि हम आगे जाए तो आ जावा दूँ छूँ। આપણે रस विमानीय त्रिविध कुक्षीय विमान आ शू करसे, इसमें विमान स्थान के जो पहले 2 अध्याय है रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान, ये क्या करेंगे? रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान यदि आप पढ़ो तो उसमें क्या आपको प्रयोजन निकलता है? તમને આટલો ખ્યાલ આવી ગયો? अष्टधा प्रकृति 16 विकारों में જ્યારે आवृत थाय, अष्टधा प्रकृति को जब 16 विकार का आवरण होता है, तब यह अष्टधा प्रकृति 16 विकार के अंदर जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के माध्यम से अनुवर्तित होती है। जब जठराग्नि के अनुबंध में अग्नि, सामता, दोष और दूष्य में वैषम्य होना शुरू हो, जठराग्नि अधिकार के अंदर अग्नि, सामता, दोष और दूष्य यह विकार प्रकृति के घटक है, इसमें जब वैषम्य होना शुरू हो, तब रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान का प्रयोजन शुरू होता। यानी कि रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान यदि आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा, जठराग्नि का अनुवर्तन सापेक्ष करने हेतु और जठराग्नि के अनुबंध में वैषम्यीकरण को प्राप्त करने वाली अग्नि, सामता, दोष और दूष्य को प्राकृत स्थिति में अनुवर्तित करने हेतु व्याख्यायित 2 अध्याय है रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान।
यानी कि रस विमानी और त्रिविध कुक्षीय विमान जठराग्निगत अनुवर्तन को सापेक्ष कर देते। તમે વાંચજો, ષડરસથી વાતપિત્ત કફની અંદર થતું સમત્વ વૈષમ્યત્વ, ક્ષાર લવણ પીપલીના ઉપયોગ, આના વિશે સરસ સમજણ આપી। રસ વિમાનીયનું પાલન ન થાય તો ત્રિવિધ કુક્ષીય વિમાનનું અધિકાર ક્ષેત્ર ચાલુ થાય। અતિમાત્રાસન, અમાત્રાસન, આમ પ્રદોષિત સ્થિતિ અને એના માટેના ઉપાયો सारवार ત્યાં જ આપી દીધી। तो आ शू है, यदि आप इसका प्रयोजन करते हो तो जठराग्नि अनुवर्तन अच्छा होता है। बराबर। इसके बाद के 2 अध्याय आते हैं। एक अध्याय जनपदो ध्वंसीय विमान। जनपदो ध्वंसीय विमान जिस तरह से अष्टधा प्रकृति का जठराग्निगत अनुवर्तन रस विमानी और त्रिविध कुक्षीय विमान से ठीक होता है, उसी तरह से जब धात्वाग्निगत अनुवर्तन जो स्वश्रुतचर्या में दिनचर्या और ऋतुचर्या के पालन से जिस तरह से धातुगत अनुवर्तन अच्छा होता है, वो उसी ऋतुचर्या का यदि आप पठन करो तो ऋतुचर्या से हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? यदि आप इसका अध्ययन करो तो हमारे शरीर में बल आदि का वो स्थापन करता है, रस आदि का स्थापन करता है, जो मुख्य रूप से धातुगत अनुवर्तन के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि जनपदो ध्वंसीय विमान दिनचर्या और ऋतुचर्या का वैकृतीकरण स्थिति में जब अनुवर्तन हो तब हमारे शरीर में धातुगत अनुवर्तन बिगड़ता है। तो जनपदो ध्वंसीय विमान के अंदर जो लंघन, दीपन, पाचन, दोषावसेचन, यह केंद्रवर्ती इसकी चिकित्सा है। जनपदो ध्वंसीय का केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र लंघन, दीपन, पाचन, दोषावसेचन है। यह धात्वाग्नि अधिकार क्षेत्र में व्याख्यात किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धात्वाग्निगत अग्नि सामता दोष और दूसरे में जो वैषमीकरण शुरू हुआ है उसको प्राकृत अनुवर्तन में ले जाने हेतु यह व्याख्याहित है। दिनचर्या, ऋतुचर्या धात्वाग्निगत रस का प्राकृत अनुवर्तन हेतु व्याख्याहित है। जब जनपदो ध्वंसीय विमान यदि दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन ना हो और जल, देश, काल, वायु, बाह्य, आभ्यंतर बिगड़े तब हमारे शरीर में धातुगत अनुवर्तन बिगड़ जाता। जैसे कि बाह्य जल, देश, काल, वायु बिगड़ता है, यह वैश्वानर अग्नि का भाग है। इसके बिगड़ने से हमारे शरीर में विकृत रस उत्पन्न होता है। यह विकृत रस का जठराग्नि के अधिकार क्षेत्र से आगे जो रसकरण होता है, यह विकृत रस को धात्वाग्नि सहज और ज़्यादा उपयोग करती और इसमें धातुगत विभंजन होना शुरू होता है। यदि विकृत रस उत्पन्न हुआ हो तो यह धातुगत विभंजन रोकने हेतु, जनपद मंडल ध्वंस रोकने हेतु जनपदो ध्वंसीय विमान व्याख्यायित है। आमा तो समझाई है। जनपदो ध्वंस जल, देश, काल, वायु, जनपदो ध्वंस जैसे बाह्य वैश्वानर अग्नि की बात की गई है। यह बाह्य वैश्वानर अग्नि हमारे शरीर के साथ रस के माध्यम से जुड़ेगी और धातुगत अनुवर्तनों में विभाजन शुरू करती है। दूसरा यहाँ से यह एक विज्ञान निकल कर आता है कि यदि मात्राशीतीय, रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमानीय इसका अधिकार क्षेत्र में यदि हमें संरक्षण करें तो जठराग्निगत अनुवर्तन में विकृत हुए अग्नि सामता दोष दूष्य धातुओं को बिगाड़ने के लिए असमर्थ रहते। यानी कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का यदि आप अच्छी तरह से पालन कर रहे हो तो धातुओं में विभंजन नहीं हो सकता। धातुओं में विभंजन होने हेतु दिनचर्या, ऋतुचर्या और जल, देश, काल, वायु के अंदर विभंजन होना जरूरी है, या उसकी जो अनुवर्तन है, सातत्य है, वो बिगड़ना जरूरी है। तो इसके अंदर आप अध्ययन करें। इसके बाद आता है त्रिविध रोग विशेष विमान, जिसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान त्रिविध परीक्षा का केंद्र बताया गया है।
त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। क्योंकि अब इसके बाद जो अध्ययन क्षेत्र शुरू होता है, इसके बाद जो स्रोतोविमानीय, व्याधित रूपीय, रोगानिक विमान और रोग विषक जितीय के जो 4 अध्याय आते हैं, उसमें स्रोतोविमानीय, व्याधित रूपीय, रोगानिक विमान को दृष्टिगोचर करने हेतु और सम्यक ज्ञान उपार्जन करने हेतु आपको प्रवेश करने से पहले त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, त्रिविध परीक्षा ज्ञात करनी होगी। यहाँ यह कहते हैं कि जब महाभूताग्नि अनुवर्तन बिगड़ना शुरू होगा, अग्नि सामता दोष दूष्य जो जब महाभूताग्नि के अधिकार क्षेत्र में वैषम्यता को प्राप्त करेंगे, तब आपको आप्तोपदेश परीक्षा, प्रत्यक्ष परीक्षा और अनुमान परीक्षा की सविशेष आवश्यकता रहेगी। रस विमानीय, त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदों, दंशीय विमान में यह त्रिविध परीक्षा का जितना महत्व कम है, उससे ज़्यादा महत्व शुरू होता है महाभूताग्नि परीक्षण के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ जो लिंग समुदाय उत्पन्न हो गए महाभूताग्नि अनुवर्तन बिगड़ने पे, उसमें आपको यह त्रिविध परीक्षाओं के बारे में सोचना अति आवश्यक हो जाएगा। अब इसके बाद आता है स्रोतोविमानीय। इसलिए रोगानिक त्रिविध रोग विशेष विमान बताया गया है। स्रोतोविमानीय, स्रोतोविमानीय जो अध्याय है, यह 13 स्रोतस परीक्षा के अंक को व्याख्यायित करता है। यानी कि यत्र संगह ख वैगुण्य व्याधिस्तत्रोपजायते, यह व्याधि निर्माण प्रक्रिया के पूर्व जब ख वैगुण्य हो, अधिष्ठान दुष्टिकरण हो, तब स्रोतो दुष्टि लक्षण उत्पन्न होना शुरू होता है। स्रोतो दुष्टि लक्षण महाभूताग्निगत अनुवर्तन बिगड़ने की व्याख्या करने वाला यह अध्याय है। स्रोतो दुष्टि लक्षण स्थानस्थ दुष्टि, स्थानस्थ रचना में जब ख वैगुण्य उत्पन्न हो, स्रोतो दुष्टि उत्पन्न हो, तब आपको स्रोतोविमानीय का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें विकृतीकरण प्रक्रिया और प्रकृतिकरण प्रक्रिया दोनों का ज्ञान इसमें दिया गया है। यानी कि स्रोतोविमानीय का प्रयोजन करने से महाभूताग्नि का अनुवर्तन सापेक्ष होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि प्राणवाही स्रोतस में ही लिखा है कि भाई अति सुष्टम अति बद्धम प्रकुपितम सशब्द ससुरुच वसंतम, जिसमें श्वासी की क्रिया करने से प्राणवाही स्रोतस का महाभूताग्निगत अनुवर्तन ख वैगुण्य सापेक्ष अनुवर्तित हो जाएगा। यानी कि यहाँ अभी व्याधिकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ ख वैगुण्य और स्रोतोदुष्टि उत्पन्न हुआ। इसके बाद आता है रोगानिक विमान और व्याधि रूपक विमान। हमने सेमिनार में बात किया था कि ये जो रोगानिक विमान और व्याधित रूपीय विमान है, यह यहाँ से व्याधित रूपीय विमान से व्याधि अंतर्गत प्रवेश शुरू होता है। यदि आप व्याधित रूपीय विमान का अध्ययन करें तो उसमें कृमि विज्ञान बताएगी, बराबर। उस अध्याय का नाम कृमि विमान भी दे सकते, लेकिन कृमियों के बारे में या कृमि का नाम अध्याय को नहीं दिया। यह एक इसका विशिष्ट विज्ञान बताता है हमारे संहिता के अंतर्गत कि यह जो व्याधित रूपीय विमान है, जब ख वैगुण्य हो स्रोतोस के अंदर और महाभूताग्नि अनुवर्तन बिगड़े, तब हमारे शरीर में मलकरण और मलिनीकरण प्रक्रिया शुरू होती। बाह्य आभ्यंतर कृमि हमारे शरीर में मलाश्रित रहते हैं, और जब ख वैगुण्य हो महाभूताग्नि अनुवर्तन बिगड़े, तब मलिनीकरण और मलकरण प्रक्रिया शुरू होती है। यह मलिनीकरण और मलकरण प्रक्रिया का 2 प्रकार का व्यवहार रहता है, यहाँ यह स्पष्ट बताते हैं। एक व्यवहार में यदि यह मल
समूर्छना बनाने में आगे ना जाए, यानी कि व्याधि स्वरूप निर्माण न करे, दोष दुष्य समूर्छना जनित व्याधि, इसके लिए मलकरण प्रक्रिया और मलिनीकरण प्रक्रिया होना अति आवश्यक। अग्नि सामता दोष दुष्य में जब बड़े समुदाय में मलकरण प्रक्रिया शुरू हो जाए तब व्याधित स्वरूप निर्माण हो जाता है। और यदि यह व्याधित स्वरूप ना निर्माण हो और अकेला मल संचय हो रहा है तो उसमें कृमि निर्माण होना शुरू होगा, यानी कि बाह्य आभ्यंतरज कृमि परीक्षा जो व्याधि रूपक आपको दिखाएगा, व्याधित की नजीक रहेगा, ऐसा कृमि निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जो कृमि के रोगी है आपके पास आ रहे हैं वो मल संचय से उत्पन्न होते हैं, जिसने व्याधि निर्माण में भाग नहीं लिया, बराबर। उसके विशेष निदान और चिकित्सा में क्या बताया गया है? अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, 3 ही चिकित्सा है इसकी। यानी कि मल संचय हो और यदि आप मान लो स्रोतोदुष्टि हुई हो, महाभूताग्निगत अनुवर्तन बिगड़ा है, और यदि आप व्याधि के अंदर रोगी प्रवेश ना करे ऐसा यदि आप इच्छते हो तो आपको इस रोगी को अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन देना चाहिए। अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन मल शुद्धि प्रक्रिया और मलिनीकरण प्रक्रिया को रोकने का चिकित्सा सूत्र है। कोई भी रोगी में यदि अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन आप करवाते हो तो व्याधिकरण प्रक्रिया रुक जाती, बराबर। ये इसका विज्ञान बताता है। इसके बाद आता है रोग विषक जितीय विमान, जो धातु वैषम्यकरण और धातु सामीकरण प्रक्रिया को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो संकलित स्थिति में आपको कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहिए, कौन कौन से विषय आपको ज्ञात करने चाहिए, उसका पूर्ण संकलन रोग विषक जितीय विमान के अंतर्गत व्याख्यायित। आटલું तो અહીં લગીને બરોબર છે ને? સરસ। હવે જો રોગ વિષક જીતીય રોગ ધાતુ સામીકરણ પ્રક્રિયા, વિષક રોગ એટલે વૈષમીકરણ પ્રક્રિયા, વિષક એટલે સામીકરણ પ્રક્રિયા, જીતીય એટલે રોગ અને વિષક દ્વારા જે તમે ધાતુ સામીકરણ કરશો, તમે રસ વિમાન એ ત્રિવિધ કુક્ષીય વિમાનમાં ધાતુ સામીકરણ કર્યું, जठराग्निगत अनुवर्तन सारू कर्યું, जनपदों ध्वंसीय विमान में धात्वाग्निगत अनुवर्तन आपने ठीक किया, त्रिविध रोग विशेष विज्ञान से आपने महाभूताग्निगत अनुवर्तन के परीक्षण उपाय आपने ज्ञात किए, स्रोतो विमानीय, रोगानिक विमानीय और व्याधित रूपीय में महाभूताग्निगत अनुवर्तन के योग्य करने के उपाय आपने ज्ञात किए। इसके पश्चात अंतिम अध्याय रोग विषक जितीय विमान, ये पूर्ण संकलन हेतु क्या क्या विषयों को विशिष्ट रूप से ज्ञात करने चाहिए उसका विभंजन इसमें बताया गया। अंतिम और सबसे लंबा अध्याय है, जिसका मुख्य आधार हमने बताया था सेमिनार में कि जो रोग विषक जितीय विमान है इसका मुख्य केंद्र है द्रव्य, गुण और कर्म। हमारा जो शरीर है यह द्रव्य, गुण, कर्म के अंतर्गत सतत अनुवर्तित रहता है। जैसा द्रव्य, गुण और कर्म का ये जो अनुवर्तन है, ये द्रव्य, गुण, कर्म के अनुवर्तन को ज्ञात करने हेतु रोग विषक जितीय के विषय विषयांतर बताए गए। इसमें लिखा है कि रोग यानी धातु वैषम्य और विषक यानी धातु साम्यकरण प्रक्रिया का मुख्य आधार है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय हमारे चिकित्सा और निदान का मुख्य केंद्र है। हेतु कर्म का संकलन और उसका अधिष्ठान द्रव्य, उसके अनुबंध में यह रोग विषक जितीय के विषय विषयांतर व्याख्यायित है। तो द्रव्य अंतर्गत रोग विषक जितीय विमान, उसमें क्या आता है? शास्त्र संपत्त परीक्षा, आचार्य संपत्त परीक्षा, शिष्य संपत्त परीक्षा, विषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी की उत्तम संपत्त
यह रोग विषयक जितिय पूर्ण रूप से द्रव्याश्रित है। हमारे एक सेमिनार में जो हमने बात की थी कि भाई जो द्रव्य है यह प्रधान है, गुण और कर्म द्रव्याश्रित रहते हैं, द्रव्य प्रधान है। यदि आप गुणत्व को ज्ञात, किसी भी द्रव्य के अंदर आप गुणत्व को ज्ञात करना चाहते हो तो रोग निदान पद्धति आती है। कर्मत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो चिकित्सा पद्धति इसके अंतर्गत आती है। यदि ये दोनों की उत्तम स्थिति आप प्राप्त करना चाहते हो तो ये पूर्ण रूप से द्रव्याश्रित रहती है। यानी कि शास्त्र, आचार्य, शिष्य, भिषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी, यानी कि द्रव्य की संपत्ति आपके पास कैसी है, यह आपके गुण कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति हेतु पर्याप्त चाहिए। तो यह परीक्षा इसके अंतर्गत बताई गई, वो हम आगे देखेंगे। पहले तो हम द्रव्य में आगे जाएं। द्रव्य गुण कर्म का वर्णन कहाँ आता है? हमारे संहिता में पहले अध्याय में आता है। और आयुर्वेद के अंदर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उसमें पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य गुण कर्म का व्याख्यान आता है। ये जो द्रव्य गुण कर्म है ये हमारे शरीर का मुख्य केंद्रित स्थिति है, जिसके अनुबंध में निदान और चिकित्सा रहते हैं। तो यह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय के बारे में कुछ ज्ञात करके द्रव्य गुण कर्म के जो विषय विभाजन है, यानी कि रोग विषयक जितिय में गुण अंतर्गत ज्ञान मार्ग, अभ्यास विधि, अध्ययन, अध्यापन, संभाषा, 10 रोग परीक्षा, शास्त्र अध्ययन विषयों पूर्ण रूप से रोग निदान गुण आश्रित रहता है। तो रोग निदान को गुण के साथ क्यों जुड़ा? कर्म में आता है चिकित्सा कर्म, निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा कर्म, प्रकृति स्थापन, यानी चिकित्सा कर्म के 4 उपाय। और उस कर्म को करने हेतु देश, काल, सात्म्य, सत्व, कार्य योनि, करण आदि का जो ज्ञान बताया गया है संहिता, वो सब कर्म परीक्षा अंतर्गत आता है। तो सेमिनार में हमने क्या किया था, रोग विषयक जितिय के जो विषय थे उसको द्रव्य गुण कर्म में विभाजित करके तद अनुसार अध्ययन करके हमने समझूती की थी। तो द्रव्य की क्या व्याख्या है? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् तद द्रव्य, यानी कि जिसमें गुण और कर्म आश्रित होकर रहते हैं समवाय संबंध से, वो द्रव्य है। तो हम ये जो पदार्थ विज्ञान का द्रव्य विषय है, लेकिन हमें यहाँ पे चरक संहिता के अंतर्गत चिकित्सा के अनुबंध में जो हम द्रव्य की बात करेंगे वो हमारा चतुर्विंशति धातु पुरुष द्रव्य है। मूलभूत रूप से द्रव्य में 9 कारण द्रव्यों का समावेश होता है। क्या क्या 9 कारण द्रव्यों कौन से? पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। ये मूलभूत 9 कारण द्रव्य। पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, यह 9 कारण द्रव्यों के आसपास पूर्ण आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र और रोग निदान इसके आसपास घूमते। द्रव्यगत अनुवर्तन यह 9 कारण द्रव्यों के आश्रित रहता है। यह 9 कारण द्रव्यों के कितने विभाजन? 2 प्रकार का विभाजन है, सेंद्रिय द्रव्य और निरेंद्रिय द्रव्य। जो आत्मा, मन और इंद्रिय से युक्त है वो सब सेंद्रिय है, और बाकी जो है वो निरेंद्रिय द्रव्य है। 9 कारण द्रव्यों का सेंद्रिय और निरेंद्रिय द्रव्य में विभाजन होता है। और उससे भी आगे हम जाए तो हमारे शरीर में जो संहिता में यह 9 कारण द्रव्यों में से
चतुर्विंशति धातु पुरुष की बात की गई है, तो यह हमारा प्रधान द्रव्य है। चिकित्सा का अधिकारी पुरुष है चतुर्विंशति धातु पुरुष। तो रोग भिषक जितीय विमान प्रधान रूप से चतुर्विंशति धातु पुरुष की निदान और सामीकरण प्रक्रिया को मूलतः समझाने हेतु व्याख्यायित है। अष्टधा प्रकृति षोडश विकार को निरावरण करने हेतु अगले अध्याय जठराग्नि धात्वाग्नि महाभूताग्नि क्षेत्र में आपको कहे। तब अब यहाँ पे रोग विषक जितीय विमान में चतुर्विंशति धातु पुरुष द्रव्य, उसमें उत्पन्न होने वाली विकृतीकरण प्रक्रिया के निदान में कौन कौन से विषय आएंगे, और उस चतुर्विंशति धातु पुरुष में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक रोग और एक विषक, जिसमें रोग को रोग निदान अंतर्गत ले लिया गया है और विषक को चिकित्सा अनुबंध में लिखा गया। यह जो चतुर्विंशति पुरुष द्रव्य रूप स्वरूप रहता है, बराबर। सेमिनार में क्या स्लाइड आपके सामने सतत अनुवर्तित रहती है, तो आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है क्या बोल रहे हैं। यहाँ मैं लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चतुर्विंशति पुरुष द्रव्यात्मक स्वरूप है। रोग निदान पद्धति गुण ज्ञान हेतु व्याख्यायित है। हमारी संहिता में सिर्फ द्रव्य गुण कर्म का ही वर्णन है। संहिताकार खुद कहते हैं कि अब हम जो भी विषय विषयांतर यहाँ पे आगे व्याख्यायित करेंगे, 120 अध्याय का जो व्याख्यान होगा, यह पूर्ण रूप से द्रव्य गुण कर्म के ही विषय, यानी कि चतुर्विंशति पुरुष को समझने के लिए द्रव्यात्मक स्थिति व्याख्यायित की गई। उस द्रव्य में गुण अनुवर्तन कैसा है, गुण यानी हेतु, गुण यानी रोग निदान। चतुर्विंशति पुरुष में धातु वैषमीकरण के कारण गुण की अनुवर्तन को ज्ञात करने हेतु रोग निदान पद्धति व्याख्यायित। गुणનું अनुवर्तन કેવી રીતે બગડે છે, ચતુર્વિંશતિ પુરુષને ધારિત કરવા વાળો ગુણ છે, આ ગુણનું અનુવર્તન કઈ રીતે બગડે શરીરમાં, એ સમજવા માટેનું પૂર્ણ વિજ્ઞાન એટલે રોગ નિદાન પદ્ધતિ। પછી આવે છે કર્મ વિષગત્વ ચિકિત્સા। આ ગુણનું અનુવર્તન બગડે, ચતુર્વિંશતિ પુરુષમાં ધાતુ વૈષમીકરણ પ્રક્રિયા ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે આ ગુણનું વૈષમીકરણ જ્ઞાત થઈ જાય, પછી એને સામ્યત્વમાં લઈ જવા માટેના ચિકિત્સા ઉપાય બતાવ્યા। એટલે મૂળતઃ સુરાણી સાહેબની તમે બુક વાંચો ચરક સંહિતા ચિકિત્સક દ્રષ્ટિએ, તો આખી સંહિતાના બે જ વિભાગ છે, એક નૈદાનિક વિભાગ, એક ચિકિત્સા વિભાગ। નૈદાનિક વિભાગમાં સૂત્રસ્થાનના કયા અધ્યાય આવે, निदान सूत्र स्थान ने क्या क्या चतुष्क आवे, निर्देश चतुष्क, रोग चतुष्क अने द्रव्य संग्रह। चिकित्सा विभाग में आवे स्वस्त्रुत अने अनपान चतुष्क, योजना चतुष्क, कल्पना चतुष्क अने अनपान चतुष्क, बराबर। यानी कि निदान परिवर्जन उपक्रम, चिकित्सा क्रम ने प्रकृति स्थापन, आनी अंदर द्रव्य गुण कर्मનું વિભાજન। ગુણ એટલે રોગ નિદાન, કર્મ એટલે ચિકિત્સા પદ્ધતિ। રોગ નિદાનમાં આવે નિર્દેશ, રોગ ને દ્રવ્ય સંગ્રહ। ચિકિત્સામાં આવે ઔષધ, સ્વસ્ત્રુત, યોજના, કલ્પના અને અનપાન। અનપાને લઈ શકી, પ્રકૃતિ સ્થાપન થાય અનપાનથી। તો આ રીતે દ્રવ્ય ગુણ કર્મમાં અધ્યાયોનું સરસ વિભાજન બતાવ્યું। તો અહીંયા સુધી આપણે રાખી અને આગળ આપણે સેમિનારનો બીજો સેશન લઈ અને આ રોગ વિષક જીતીય વિમાન પૂર્ણ કરશું। થેન્ક યુ।